हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए, आज हम आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेम सेल्स को पढ़ना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। एक बेसिक बातें हमने उनके बारे में करी थी कि क्या होती है ये स्टेम सेल। तो हमने कहा एक तरीके की अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जिनका भी कोई फंक्शन नहीं है। उनका काम बस क्या है, रैपिडली डिवाइड करते रहना, डिवाइड करते रहना। ठीक है, क्या काम है इनका, बस डिवाइड करते रहना। और कैसे डिवाइड करती है ये, एसिमेट्रिकली। मोस्ट ऑफ द स्टेम सेल हमने देखा कैसे डिवाइड करती है, एसिमेट्रिकली। कि मतलब जितनी बार भी डिवाइड करेंगी, एक तो अपने ही जैसी स्टेम सेल दोबारा बनाएंगी और एक कमिटेड सेल बनाकर यहाँ पर तैयार करेंगी जो आगे चल के अपना फंक्शन गेन करेगी, अपना फेट गेन करेगी। तो मोस्टली हमने यही देखा था लास्ट क्लास में। चलिए, आज हमें दो चीजें यहाँ पर बेसिकली कवर करनी है स्टेम सेल के बारे में। एक तो उसका रेगुलेशन और एक स्टेम सेल्स की पोटेंसी। तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि हम इसी में ही स्टेम सेल किस तरीके से रेगुलेट होती है और कैसी कैसी उनकी पोटेंसी होती है, कितना पोटेंशियल है, क्या क्या बना सकती है स्टेम सेल। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम रेगुलेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो बेसिक फंक्शन है स्टेम सेल का, वो किसके चारों तरफ घूमता है, सेल्फ रिन्यूअल और डिफरेंशिएशन के। कि भाई स्टेम सेल का बेसिक फंक्शन ये है, एक तो खुद को ही दोबारा दोबारा बनाते रहना, खुद को ही रिक्रिएट करते रहना, और साथ के साथ कमिटेड सेल बनाते रहना। ठीक है, डिफरेंशिएशन करते रहना, सेल को उनका फेट प्रोवाइड करना। तो ये जो रेगुलेशन होता है स्टेम सेल का, ये हाईली इन्फ्लुएंस होता है किससे, इसके माइक्रो एनवायरनमेंट से। इसके चारों तरफ का एक जो एनवायरनमेंट है, एक छोटा सा जो इसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, उससे ये रेगुलेट होता है। दैट सराउंड्स अ स्टेम सेल। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर एक स्टेम सेल है और इसके चारों तरफ क्या है, ये एक छोटा सा इसका एनवायरनमेंट है। और इसको हम बोलते क्या है, इनको इसको हम बोलते हैं स्टेम सेल नीस। तो ये जो स्टेम सेल नीस है, यही क्या करता है, स्टेम सेल्स के रेगुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई आपका बिहेवियर को कौन इन्फ्लुएंस करता है, आपके चारों तरफ जो लोग रहते हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनका व्यवहार आपके व्यवहार में झलकता है। तो वही सेम चीज है, स्टेम सेल के भी चारों तरफ का एक जो एनवायरनमेंट है, वो यहाँ पर उसके रेगुलेशन को, उसके बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। देयर इज ग्रोइंग एविडेंस दैट ऑल टिश्यू टाइप्स पॉजेज अ यूनिक स्टेम सेल नीस। और अभी बढ़ते हुए एविडेंस हमको ये बता रहे हैं कि जितने भी आपकी बॉडी में टिश्यूज टाइप्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, सबके पास एक यूनिक टाइप का क्या मौजूद है, स्टेम सेल नीस यहाँ पर मौजूद है। उनके चारों तरफ एक माइक्रो एनवायरनमेंट हमेशा आपको देखने को मिलेगा, और वही माइक्रो एनवायरनमेंट उनको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा उनके फंक्शन को। ठीक है, तो there are several principles involve extracellular mechanisms and intracellular mechanisms that regulate stem cell behavior। तो एक तो आपने देख लिया कि भाई स्टेम सेल के बिहेवियर को उसके चारों तरफ का माइक्रो एनवायरनमेंट यहाँ पर क्या करता है, हाईली रेगुलेट करता है, हाईली इन्फ्लुएंस करता है। तो इनमें क्या क्या है, इसके माइक्रो एनवायरनमेंट में ऐसा क्या है। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म्स चले आएंगे, कुछ इंट्रा सेलुलर। देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर से, जो स्टेम सेल के बाहर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसे रेगुलेट कर रही हैं, और स्टेम सेल के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं इंट्रा सेलुलर, जो स्टेम सेल को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही हैं। चलिए, तो देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म्स की, कि भाई इस स्टेम सेल के बाहर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं। तो सबसे पहला, एक्स्ट्रा सेलुलर में दो चीजें पढ़ेंगे हम, फिजिकल मैकेनिज्म एंड केमिकल मैकेनिज्म। या फिर आप बोल सकते हो फिजिकल रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन, कुछ भी आप कह सकते हो। देखिए, फिजिकल मैकेनिज्म में क्या क्या चला आता है, कुछ स्ट्रक्चरल एंड एडहेशन मॉलिक्यूल्स या फिर फैक्टर्स चले आते हैं। एडहेशन मतलब के जोड़ने वाले। ठीक है, किसको जोड़ने वाले, हो सकता है भाई सेल को सेल के साथ जोड़ने वाले कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हो। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक स्टेम सेल है,
ये आपकी एक स्टेम सेल है, और यहाँ पर इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं जो इनको आपस में एडहेयर करने का काम कर रहे हैं। या फिर सेल टू सेल के अलावा एक और टाइप का एडिशन हो सकता है, सेल टू ईसीएम। मान लीजिए ये स्टेम सेल है, और ये इसके बाहर क्या मौजूद है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है यहाँ इसके बाहर। ये सेल के बाहर पाया जाता है ना एक मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, शॉर्ट में ईसीएम लिखते हैं जैसे हम। तो इस ईसीएम के साथ भी क्या हो सकता है, इसका एडहेशन हो सकता है। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, देखिए कि कुछ स्ट्रक्चरल और एडहेशन फैक्टर्स किसके साथ, विद इन द ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये क्या करते हैं, ये जो नीस है स्टेम सेल का, एक जो नीस है उसके सेल्यूलर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम को देखिए, ये आपके बुक का ही डायग्राम है, बहुत सुंदर डायग्राम है। यहाँ पर सब कुछ दिखा रखा है, हर तरीके का मैकेनिज्म दिखा रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपकी स्टेम सेल है, मान लीजिए ये रही आपकी स्टेम सेल इस तरीके से, ये बड़ी सी जो दिखाई गई है। ठीक है, और ये बाहर देखिए, ये दिखा रखा है आपको ईसीएम, ये जो दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और आपको यहाँ बीचों बीच में क्या देखने को मिल रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ बीच में आपको ये कुछ एडहेशन फैक्टर्स, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स या एडेशन मॉलिक्यूल्स जिन्हें बोला जाता है, जो कि इस स्टेम सेल को ईसीएम के साथ क्या करने का काम कर रहे हैं, एडहेयर करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो फैक्टर्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये इस स्टेम सेल के सेल्यूलर आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये फैक्टर्स रेगुलेट कर रहे हैं स्टेम सेल के बिहेवियर को। क्लियर हुआ सबको? इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंसेस इन सेल टू सेल एंड सेल टू मैट्रिक्स एडहेशन। इसके साथ साथ भी एक तो आप देख रहे हो सेल टू मैट्रिक्स एडहेशन, एक आप देख रहे हो सेल टू सेल एडहेशन। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये क्या करता है, मैकेनिकल फोर्सेस को ऑल्टर कर सकता है, जो कि स्टेम सेल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेल टू सेल, सेल को दूसरी सेल के साथ जोड़ने वाले, जैसे कि देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे एक स्टेम सेल तो ये है, मान लो एक सेल ये रही, ठीक है, ये भी तो एक सेल है, बस शेप चेंज है भाई, एक आपको गोल दिखा दिया गया है, ठीक है, एक स्क्वायर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक सेल है, तो ये दोनों सेल भी देखो आपस में जुड़ी हुई है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये रहा एक प्रोटीन, और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये रहा दूसरा प्रोटीन। तो एक देख रहे हो आप सेल टू ईसीएम एडिशन, एक देख रहे हो आप सेल टू सेल एडिशन। तो ये चीजें भी क्या करती हैं, इन्हें हम फिजिकल मैकेनिज्म बोलते हैं, फिजिकल रेगुलेशन के अंदर ये एडिशन फैक्टर्स चले जाते हैं। क्लियर है? केमिकल रेगुलेशन की बात करते हैं, अब देखो केमिकल से आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर भी कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स की बात हो रही होगी। ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स होंगे जो स्टेम सेल के बिहेवियर को क्या करते होंगे, रेगुलेट करते होंगे। देखो क्या लिखा है, केमिकल रेगुलेशन ऑफ स्टेम सेल्स टेक्स द फॉर्म ऑफ secreted proteins from surrounding cells that influence stem cell division and differentiation through endocrine, paracrine और juxtacrine mechanisms। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ भारी भरकम शब्द आ गए, मुझे नहीं पता कितने बच्चे जानते हैं कितने बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बेसिक मैं यहाँ पे आपको पहले बता देती हूँ, ताकि आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। वेट, देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये क्या है, एक सेल मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर एक सेल मौजूद है, और ये रही यहाँ पर एक और सेल, मान लीजिए ये स्टेम सेल है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, इस सेल से कुछ मॉलिक्यूल्स सिक्रीट हो रहे हैं, इस सेल से क्या सिक्रीट हो रहे हैं, कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स सिक्रीट हो रहे हैं। इन केमिकल मॉलिक्यूल्स को हम लाइगेंड्स भी बोलते हैं, जो केमिकल मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो ना, इनको हम लाइगेंड्स भी बोलते हैं। और ये जो स्टेम सेल है, इसके पास क्या मौजूद है, रिसेप्टर मौजूद है, इन मॉलिक्यूल्स को, इन लाइगेंड्स को रिसीव करने के लिए क्या मौजूद है, रिसेप्टर्स यहाँ पर मौजूद है। क्लियर है? तो इससे होगा क्या, मान लीजिए ये जो सेल है, इससे ये जो लाइगेंड्स निकल रहे हैं, और ये स्टेम सेल इसको रिसीव कर रही है थ्रू रिसेप्टर्स, तो इसके अंदर क्या होगा, किसी तरीके का चेंज होगा।
इसके डीएनए लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कहीं इसके क्या होगा, चेंज होगा, और इसे क्या मिल रहा होगा यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन कि स्टेम सेल आप आगे क्या करिए, आप डिवाइड कीजिए। क्या कीजिए आप? डिवाइड कीजिए। अब आप पहले इतनी लाइन पढ़िए, एक सेकेंड, ये वाली देखिए। केमिकल जो रेगुलेशन होता है स्टेम सेल्स का, कैसे होता है? द फॉर्म ऑफ सिक्रीटेड प्रोटीन, कुछ सिक्रीटेड प्रोटीन्स की फॉर्म में यहाँ पर केमिकल रेगुलेशन होता है। सिक्रीटेड प्रोटीन जो भी मैंने आपको केमिकल मॉलिक्यूल्स बताए, जिनको हम लाइगेंड्स भी बोल रहे हैं, ठीक है? तो चाहे आप केमिकल मॉलिक्यूल्स बोलो, चाहे आप सिक्रीटेड प्रोटीन्स बोलो, चाहे आप लाइगेंड बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये जो सिक्रीटेड मॉलिक्यूल है, कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम सराउंडिंग सेल, जो आसपास वाली सेल है। जैसे हमने बोला ना, स्टेम सेल का जो एक चारों तरफ का जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, वो ही उसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो वही बात है, उसकी सराउंडिंग्स में जो अदर सेल है, वहां से क्या रिलीज हो रहे हैं? कुछ सिक्रेटेड प्रोटीन्स रिलीज हो रहे हैं, और वो किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? देखिए, स्टेम सेल के डिवीजन को, कि स्टेम सेल क्या करे, यहाँ पर डिवाइड करे। और साथ के साथ एक और काम, आपको पता है डिवाइड तो करती है, अपने जैसे भी बनाती है, साथ में डिफरेंशिएशन भी तो होता है, ठीक है? एक सेल अपना फंक्शन भी तो गेन करती है। तो यहाँ पर क्या है, सराउंडिंग्स में जो सेल है वहां से क्या निकल रहे हैं? कुछ मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, सिक्रीटेड प्रोटीन्स निकल रहे हैं, जो स्टेम सेल के डिवीजन को और डिफरेंशिएशन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। अब लिखा हुआ है कैसे, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये काम हो रहा है? एंडोक्राइन, पैराक्राइन और जक्स्टाक्राइन मैकेनिज्म। अब देखिए, हम आज यहाँ पे समझते हैं क्या है एंडोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्टाक्राइन, क्या है ये? देखिए, देखिए जो ये अभी मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर एक सेल है, और इस सेल से क्या निकल रहे हैं? कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, या फिर प्रोटीन्स आप बोल सकते हो, सिक्रीट हो रहे हैं, और दूसरी सेल इनको क्या कर रही है? रिसीव कर रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक तरीके की सिग्नलिंग। यहाँ पर क्या चल रहा है? कम्युनिकेशन चल रहा है दो सेल्स के बीच में। ये बोल रही है कि भैया ले पकड़, ये मॉलिक्यूल्स पकड़ और डिवाइड कर, या फिर डिफरेंशिएशन कर, या फिर यहाँ से उठ के कहीं और जा माइग्रेशन कर, कुछ भी। मान लीजिए यहाँ से एक सेल है और ये इसको कुछ बता रही है, उसके साथ कम्युनिकेट कर रही है वाया सिग्नलिंग। सिग्नलिंग ही तो चल रही है ना इनके बीच में, तो सेल सिग्नलिंग की तो प्रोसेस हो रही है। तो ये जो सेल सिग्नलिंग है ना, ये चार तरीके से हो सकती है। सबसे पहला होता है ऑटोक्राइन। सबसे फर्स्ट क्या बोला हमने? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं एक को हम। एक होती है हमारी पैराक्राइन सिग्नलिंग, एक होती है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, और एक होती है हमारी जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। एक को बोला जाता है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। क्लियर है? क्या क्या बोला? ऑटो, पैरा, एंडो, जक्स्टा। अब देखिए, ऑटो का तो मतलब क्या होगा? ऑटो हम वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं? खुद को। खुद को का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये यहाँ से सिक्रीटेड प्रोटीन्स रिलीज कर रही है, और इसी की बॉडी पे रिसेप्टर बैठा है, और वही इन्हें रिसीव भी कर रहा है, और उससे ये फिर क्या कर पा रही है? इसको डिवाइड करने का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो आपको समझ में आया, इसको किसी और की जरूरत नहीं है। ऑटो का मतलब अपने आप ही, अपने आप ही जी, हम लाइगेंड भी छोड़ रहे हैं, अपने आप ही हम रिसीव भी कर रहे हैं, खुद को ही हम ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ जी, हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इसे बोलते हैं हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। क्लियर है? आपको ज्यादातर कैंसर की सेल्स में ये देखने को मिलेगा, कैंसर सेल ये काम करती हैं, क्योंकि कैंसर सेल ये चाहती है भैया मुझे किसी और की जरूरत ना पड़े अपने काम के लिए। तो उनमें ज्यादातर हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग देखते हैं, और फिर उसी के थ्रू डिवाइड करती रहती है, ट्यूमर बना देती हैं। ठीक है, चलिए, एक तो मैकेनिज्म ये हो गया, आई होप सबको समझ में आया होगा। एक मैकेनिज्म होता है पैरा वाला। पैरा का मतलब होता है बगल में। पैरा वर्ड आपको कहीं भी दिखे, पैरा का मतलब समझ जाना बिसाइड, नियर बाई। ठीक है, कहीं अगल बगल से ही, या बगल से ही क्या हो रहा है? किसी तरीके का सिग्नल आ रहा है, कोई मेरे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कोई सेल बैठी है, जैसे मान लो ये एक सेल है, और इससे थोड़ी दूर ये दूसरी सेल है। तो ये क्या कर रही है? कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट कर रही है, और ये उसे क्या कर रही है? रिसीव कर रही है। इसे हम बोलते हैं पैराकाइन, मतलब कि बहुत दूर से भी नहीं आ रही है चीज, अपने आप से भी नहीं आ रही है, कहीं किसी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, नियर बाई मेरे कोई सेल यहाँ पर मौजूद है, वहां से क्या हो रहा है? कोई सिग्नल आ रहा है, कोई प्रोटीन आ रहा है, और उसे रिसीव करके उसे कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। इसे बोलते हैं हम पैराक्राइन।
एंडोक्राइन का मतलब होता है यहाँ पर, एंडोक्राइन में बहुत दूर से भी कहीं से मॉलिक्यूल आ सकता है। यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल ने कुछ प्रोटीन्स रिलीज किए और वो प्रोटीन्स कहाँ आ गए, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गए, आपके ब्लड में आ गए। अब ब्लड से होते हुए वो ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत दूर दूर ट्रेवल कर सकते हैं और कहीं दूर बैठी हुई सेल को भी क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हम एंडो। एंडो का मतलब क्या हो गया भाई, ब्लड के थ्रू यहाँ पर प्रोटीन्स सिक्रीट होके तैर के आ रहे हैं और बहुत दूर भी किसी सेल को सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आ जाता है आपका एंडो के अंडर में। ठीक है, लास्ट हो जाता है जक्स्टा। जक्स्टा का मतलब होता है एकदम फिजिकल कांटेक्ट में कोई दो सेल्स है। भाई जैसे कि मान लो ये एक सेल है और ये एकदम दूसरी सेल है, तो आप देख रहे हो एकदम फिजिकल कांटेक्ट में है ये एक दूसरे के। ठीक है, इसको हम जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का एक और नाम है कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। भाई यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट है ये, कॉन्टेक्ट होना चाहिए दो सेल्स के बीच में, तभी ये सिग्नलिंग हो पाएगी, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है ये, कॉन्टेक्ट के ऊपर। इसीलिए जक्स्टाक्राइन को क्या बोला जाता है, कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग भी बोला जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये रहा आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और ये रहा आपका रिसेप्टर। इस तरीके से यहाँ पर क्या चल रही है, सिग्नलिंग चल रही है। तो ये चार तरीके की सिग्नलिंग चलती है। तो जो पीछे आपकी, अब ये लाइन आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि भाई स्टेम सेल्स केमिकली रेगुलेट कैसे होती हैं। कि सराउंडिंग में कोई सेल है जो कि सिक्रीटेड प्रोटीन्स रिलीज कर रहा है और उससे फिर स्टेम सेल का डिवीजन और डिफरेंशिएशन रेगुलेट हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। और कैसे कैसे हो सकता है, एंडोक्राइन के थ्रू भी हो सकता है कि बहुत दूर से कहीं कोई सेल आ रही हो, सॉरी कोई बहुत दूर से कोई प्रोटीन आ रहा हो और फिर स्टेम सेल उसको रिसीव कर रही हो, या बगल से ही सराउंडिंग नियर बाय ही कोई सेल है जो कि लाइगेंड्स को रिलीज कर रही हो और स्टेम सेल उन्हें रिसीव करके डिफरेंशिएट हो रही हो या डिवाइड हो रही हो। या फिर जक्स्टाकाइन मैकेनिज्म्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जो ये वाला डायग्राम है, ये देखिए, आपको यहाँ कहीं दिखेगा जक्स्टाकाइन लिखा हुआ, ये देख सकते हो आप, ये दिख रहा होगा आपको, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग दिख रही है कि भाई ये सेल और ये सेल एक दूसरे के एकदम फिजिकल कांटेक्ट में है। ये मान के चलो, ये रहा आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और ये रहा आपका लाइगेंड, सॉरी रिसेप्टर। तो इस तरीके से एकदम बगल में जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू इसको क्या मिल रहा हो, किसी तरीके का मैसेज मिल रहा हो। या फिर आप देख सकते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग, कि भाई ये जो सेल है आपको दिख रहा है यहाँ से, ये क्या निकल रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं और ये मॉलिक्यूल फिर कहाँ चले जा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल देखो ब्लड में जा रहे हैं। अब ये ब्लड से होते हुए कहीं बहुत दूर भी किसी सेल को क्या दे सकते हैं, सिग्नलिंग दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे आपको पैराक्राइन दिखाया गया है, ये बगल में ही आपको कुछ सेल्स दिखाए गए हैं। यहाँ से देखो कितने सारे लाइगेंड सिक्रीट हो रहे हैं और ये जो स्टेम सेल है देखो रिसेप्टर के थ्रू इनको क्या कर रही है, इस तरीके से रिसीव कर रही है। तो आई होप आप सबको केमिकल रेगुलेशन का मतलब समझ में आया हो। देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इन मेनी केसेस दीज सिग्नलिंग फैक्टर्स मेंटेन द स्टेम सेल इन एन अनकमिटेड स्टेट। बहुत से केसेस में ये देखने को मिल रहा है कि ये जो सिग्नलिंग फैक्टर होते हैं ना, ये जो लाइगेंड्स होते हैं, ये स्टेम सेल को अनकमिटेड स्टेट में बने रहने में मदद करते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो यहाँ से ये जो लाइगेंड्स आ रहे हैं ना, ये पैराक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू ये जो लाइगेंड्स आ रहे हैं, ये लाइगेंड इसको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई तुमको अनकमिटेड स्टेट में ही रहना है। आपको ये नहीं कि आपने जाके कमिटमेंट कर लिया कि जी मैं तो किडनी बन गई जाके या मैं तो न्यूरॉन बन गई जाके, नहीं, आपको एक अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में मेंटेन मेंटेन अपने आप को करना है। तो उसमें भी ये लाइगेंड्स क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, वंस स्टेम सेल बिकम्स पोजिशन फार्दर फ्रॉम द नीज, अगर ऐसा कुछ हो गया कि ये जो स्टेम सेल है ये अपनी नीज से दूर चली गई, मान लीजिए अगर ये जो स्टेम सेल है ये अपने इस नीज से, अपने माइक्रो एनवायरनमेंट से बाहर निकल गई, कहीं दूर चली गई, तो क्या होगा,
तो अब क्या आपको ये पैराक्राइन सिग्नलिंग देखने को मिलेगी? नहीं, पैराक्राइन सिग्नलिंग तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही देखने को मिलती है, नियर बाई सेल्स में ही देखने को मिलती है। तो अब क्या ये जो स्टेम सेल है वो इन लाइगेंड्स को रिसीव कर पाएगी? नहीं। तो जैसे ही ये स्टेम सेल अपने नीज से दूर गई, ये क्या हो जाएगी? कमिट हो जाएगी। ये किसी ना किसी एक फंक्शन को यहाँ पर क्या कर लेगी? गेन कर लेगी। तो वही लिखा हुआ है कि जैसे एक स्टेम सेल दूर गई अपने नीज से, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये नहीं पहुंच पाएंगे अब स्टेम सेल के पास, और क्या देखने को मिल जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वो स्टेम सेल अपना फंक्शन गेन कर लेगा। आई होप आप सबको ये बातें समझ में आई हो। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो था हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म्स। अब हम पढ़ेंगे इंट्रा सेलुलर मैकेनिज्म्स को। ठीक है, अब देखिए इंट्रा सेलुलर मैकेनिज्म्स में तीन चीजें चली आती हैं। जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर में तो दो थी, फिजिकल और केमिकल। इंट्रा सेलुलर में तीन है। पहला कि भाई कुछ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं जो स्टेम सेल के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर्स हैं जो स्टेम सेल को रेगुलेट कर रहे हैं। कुछ एपिजेनेटिक रेगुलेशंस देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए एक वन बाय वन हम इनको यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या मतलब है। और यहाँ से मैं बता देती हूँ, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं स्टेम सेल के रेगुलेशन से, बहुत अच्छे। मैं आपको दिखाऊंगी, उसका जवाब आप मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, तो रेगुलेशन बाय साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, क्या होते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब पहले आप नाम देखिए, नाम आपको कैसा दिख रहा है? साइटोप्लाज्मिक, मतलब कि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? स्टेम सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्टेम सेल है और ये इसका साइटोप्लाज्म है ना, इस तरीके से ये अंदर इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ कहीं क्या पाया जा रहा है? एक साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट यहाँ पर मौजूद है। ये एक तरीके का प्रोटीन होगा और कुछ नहीं। ये मत सोचिए क्या है ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, एक तरीके का प्रोटीन है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक तरीके का फैक्टर है, मॉलिक्यूल है। तो मान लीजिए ये साइटोप्लाज्म में एक फैक्टर है और इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? डिटर्मिनेंट। मतलब कि ये कहीं ना कहीं कुछ डिटरमाइन करवाने में मदद करता है। क्या समझ में आया? कि ये फैक्टर क्या करता है? कुछ डिटरमाइन करवाने में मदद करता है। क्या डिटरमाइन करवाने में? सेल फेट को डिटरमाइन करवाने में मदद करता है। देखिए क्या लिखा है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सेल फेट। ऐसे फैक्टर्स जो सेल फेट को डिटरमाइन करवाते हैं, उन्हीं को ही साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर लिखा क्या है, जब भी एक स्टेम सेल डिवाइड करती है। अब सबसे पहले एक चीज, आपके मन में कभी ये सवाल आया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक स्टेम सेल जब डिवाइड कर रही है तो अपने जैसे स्टेम सेल भी बना रही है, साथ के साथ एक कमिटेड सेल भी बना रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल जैसी चीज लग रही है। भाई कोई भी एक सेल डिवाइड करेगी तो दो सेम टाइप की सेल्स उसे बनाना चाहिए, लेकिन दो अलग अलग टाइप की सेल कैसे बना रही है? तो देखिए इसका रीजन यही होता है, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। अब जैसे मान लीजिए ये स्टेम सेल है, ये डिवाइड होगी। ठीक है, तो इसकी एक जो यहाँ से सेल बनी, उसमें ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट पहुंच गया। लेकिन वही जो दूसरी सेल बनी, उसमें साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट नहीं पहुंचा। समझ में आ रही हो? ये वाला जो एरिया है, मान लो ये इस वाली सेल में गया तो इसके पास साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट नहीं है, लेकिन इस वाले एरिया में साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है। तो ये वाली सेल के पास जब ऐसा मॉलिक्यूल है जो इसका सेल फेट डिटरमाइन करवा रहा है, तो ये सेल आगे चल के क्या हो जाएगी? कमिट। इसे ऑलरेडी पता है मुझे आगे चल के क्या बनना है, इसके पास ऑलरेडी ऐसा फैक्टर है जो इसका सेल फेट बता रहा है इसको। और वही इसके पास ऐसा कोई फैक्टर मौजूद नहीं है, तो ये वापस से स्टेम सेल ही बन जाती है। समझ में आया? अब देखो, एज अ स्टेम सेल डिवाइड्स, factors determining cell fate are either selectively partitioned to one daughter cell or shared evenly between daughter cell। अब देखिए क्या लिखा है, जब भी एक स्टेम सेल डिवाइड करता है तो ऐसे फैक्टर्स जो सेल फेट को डिटरमाइन करवाते हैं आर इधर सिलेक्टिवली पार्टीशन टू वन डॉटर सेल, या तो वो केवल कहाँ पहुंच जाएंगे? किसी एक ही डॉटर सेल में पहुंच जाएंगे। तो अगर वो किसी एक ही डॉटर सेल में पहुंचेंगे तो आपको कैसा डिवीजन देखने को मिलेगा? एसिमेट्रिक डिवीजन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही मान लीजिए कोई एक ऐसी सेल है
कोई एक ऐसी स्टेम सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये कोई एक ऐसी स्टेम सेल है, इसके यहाँ भी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है, दोनों तरफ ये इवनली पहुंचा हुआ है। तो यहाँ से जब दो सेल बनेंगी तो वो दोनों कैसी बनेंगी, वे कमिटेड बनेंगी, दोनों के पास क्या है, अपने अपने साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है। तो वो क्या हो गया, दोनों के पास ही इवनली शेयर्ड हो गया मान लीजिए। तो तब आपको कैसा डिवीजन देखने को मिलेगा, सिमेट्रिक डिवीजन देखने को मिलेगा। क्लियर है? तब कैसा डिवीजन मिलेगा भाई, सिमेट्रिक डिवीजन। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, देखो इस डायग्राम में आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं कुछ, ये ग्रीन ग्रीन से कलर के, और क्या लिखा है देखो, एसिमेट्रिक लोकलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। ये जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है आपको दिख रहे हैं, इनका एसिमेट्रिक लोकलाइजेशन है, यहाँ नहीं है, इधर की तरफ नहीं है, ये इधर ही की तरफ है, एक ही साइड है बस। तो इनका एसिमेट्रिक लोकलाइजेशन है। ठीक है, तो अब जब ये सेल क्या होगा, दो में टूटेगी, तो एक के पास तो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट पहुंचेंगे लेकिन एक को नहीं मिलेंगे। तो जिसको नहीं मिलेंगे वो तो स्टेम सेल बनेगी, जिसको मिल जाएंगे वो कमिटमेंट कर लेगी। ठीक है, तो ये देखिए ये रीजन है, या ऐसे रेगुलेट होता है स्टेम सेल का डिवीजन। ठीक है जी, चलो दूसरा देखिए, दूसरा कुछ ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कैसे होता है, ऑकर्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट कीप अ स्टेम सेल इन इट्स क्वीसेंट और proliferative state and promote maturation of daughter cell toward a particular trait। हो सकता है स्टेम सेल के पास क्या मौजूद हो, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मौजूद हो। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। ओके, अब यहाँ पर क्या मौजूद है, कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या कराते हैं, डीएनए से आरएनए बनवाते हैं। पता है ना आपको, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, डीएनए से आरएनए बनवाना। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं उनका भी ऐसा ही कुछ रोल होता है। तो ये क्या करवाते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी क्या करवाते हैं, सेल्स को किसी एक फेट के लिए कमिट यहाँ पर करवा देते हैं। ठीक है, डॉटर सेल्स का क्या कराते हैं, मैच्योरेशन करवा देते हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर फेट। क्लियर? आगे देखिए तीसरा, एपिजेनेटिक रेगुलेशन किसे बोलते हैं, देखिए एपिजेनेटिक रेगुलेशन ऑकर्स एट द लेवल ऑफ क्रोमैटिन। अब यहाँ पर एक क्रोमैटिन के लेवल पे आपको एक और रेगुलेशन देखने को मिल रहा है जिसे हम एपिजेनेटिक बोलते हैं। जैसे कि डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं क्रोमैटिन के, इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन रिलेटेड टू स्टेम सेल बिहेवियर। जैसे आपके मान लीजिए यहाँ पर कुछ डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं क्रोमैटिन में, तो उनकी वजह से भी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो क्रोमैटिन है, जो डीएनए है, उसमें क्या हो रहा है, किसी तरीके का हिस्टोन मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो वो जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन है वो क्या कर रहा है, स्टेम सेल के बिहेवियर को चेंज कर रहा है। क्योंकि हिस्टोन मॉडिफिकेशन की वजह से क्या होगा, कुछ जीन्स का एक्सप्रेशन में यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से फिर स्टेम सेल का बिहेवियर भी यहाँ पर चेंज होगा। ठीक है, तो ये था आपका स्टेम सेल रेगुलेशन। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। दो तरीके के देखे, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा में भी दो देखे, फिजिकल केमिकल। इंट्रा सेलुलर में तीन चीजें देखी, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स की वजह से, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स की वजह से, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस की वजह से स्टेम सेल का बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब देखिए ये दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन है जो कि इसी से आया था, बिल्कुल स्टेम सेल के रेगुलेशन से ही पूछा गया था पूरा का पूरा। तो आपको मुझे बताना है, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। मतलब कि आपको क्या आंसर देना है, जो गलत है, इनकरेक्ट। मतलब कि यहाँ पे तीन कोई ऑप्शंस ऐसे होंगे जो सही है, कोई एक है जो सही नहीं है। ठीक है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेम सेल पोटेंसी की बात करते हैं। अब देखिए पोटेंसी का मतलब क्या है, पोटेंसी मतलब पोटेंशियल। जैसे मैं कह रही हूँ कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है,
आप क्या क्या कर सकते हो लाइफ में। अब आप कह रहे हो कि जी हमने एमएससी करी है तो हम नेट क्वालिफाई करने के लिए भी एलिजिबल हैं, बीएससी करी है या फिर हमने बीएड कर लिया है अब, तो हम टीईटी के लिए एलिजिबल, हम टीचर का पेपर भी दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ग्रेजुएशन हो गई है तो डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल है, लाइक एसएससी के लिए, ठीक है, या फिर यूपीएससी के लिए। तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप क्या क्या चीज कर सकते हो। तो वैसे एक स्टेम सेल है, उसकी पोटेंसी कितनी है, वो क्या क्या बना सकती है। देखिए हमने पीछे एक बात करी, स्टेम सेल का मतलब ये होता है कि स्टेम सेल कुछ पर्टिकुलर सेल टाइप्स में चेंज हो सकती है। ठीक है। बहुत से पर्टिकुलर सेल टाइप्स को वो बना के तैयार कर सकती है। तो कितने टाइप के, कितनी टाइप की सेल्स को वो बना के तैयार कर सकती है, उसी के बेसिस पे उसकी पोटेंसी देखने को मिलती है। तो देखिए क्या लिखा है, द डाइवर्सिटी ऑफ सेल टाइप्स दैट अ स्टेम सेल कैन जनरेट इन वीवो डिफाइंस इट्स नेचुरल पोटेंसी। ठीक है। भाई एक जो स्टेम सेल है वो इन वीवो का मतलब होता है रियल कंडीशंस में, सेल के अंदर। भाई एक तो होता है इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब लेबोरेटरी में, इन वीवो का मतलब होता है कहाँ पर, आपके सेल में। ठीक है। तो एक सेल के अंदर, ठीक है, या फिर जो एक रियल आपका सिनेरियो है, वहां पर एक स्टेम सेल कितने सेल टाइप्स में कन्वर्ट हो सकती है, उसी को हम कहते हैं उसकी पोटेंसी। जैसे मैं कह रही हूँ कि भाई एक ये स्टेम सेल है, ये 4 तरीके की सेल बना सकती है, ये न्यूरॉन बना सकती है, ये किडनी की सेल्स भी बना सकती है, ये रेड ब्लड सेल्स भी बना सकती है, और ये जो है हिपेटोसाइट्स भी बना सकती है। तो इसके पास 4 तरीके की चीजें बनाने की पोटेंसी है। वहीं एक सेल है, वो पूरा का पूरा एक ह्यूमन बीइंग बना सकती है, पूरा का पूरा इंसान बना सकती है, उसके पास सब कुछ बनाने की पोटेंसी है। तो इसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा है, बजाय इसके इसकी पोटेंसी थोड़ी कम हो गई। तो यही होता है आपका पोटेंसी। समझ में आया। तो क्या बोला हमने, भाई जितनी भी डाइवर्सिटी में, जितनी भी ज्यादा या फिर जितनी भी अमाउंट में एक स्टेम सेल जनरेट कर सकती है सेल टाइप्स को इन वीवो कंडीशंस में, उसी को हम उसकी नेचुरल पोटेंसी बोलते हैं। जितनी ज्यादा सेल टाइप में एक स्टेम सेल बदल सकती है, उतनी ही उसकी क्या है, ग्रेटर पोटेंसी है। भाई अगर आज की डेट में आप कम से कम 10 तरीके के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो, तो आपकी पोटेंसी उतनी ही ज्यादा है। लेकिन वही कोई इंसान है जो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है, तो उसकी पोटेंसी उतनी कम हो गई। ठीक है। अब देखिए पोटेंसी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, तो 4 तरीके की हम यहाँ पर पोटेंसी पढ़ते हैं, टोटी पोटेंसी, प्लूरी पोटेंसी, मल्टी पोटेंसी एंड यूनी पोटेंसी। ठीक है। पहला टोटी, प्लूरी, मल्टी एंड यूनी। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टोटी पोटेंसी की। तो लिखा है स्टेम सेल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल द सेल टाइप्स इन द एम्ब्रियो इज सेड टू बी टोटी पोटेंट। अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसी स्टेम सेल है जो कि एम्ब्रियो की सभी टाइप की सेल बना सकती है, जितनी भी एम्ब्रियो में सेल बनेंगी, चाहे वो आपकी आंख बन रही है, नाक बन रही है, कान बन रही है, हार्ट बन रहा है, जो भी बना सकता है सब। ठीक है। एम्ब्रियो में जितनी भी सेल टाइप्स है सब बना सकती है स्टेम सेल, उसी को हम बोलते हैं टोटी। टोटी का मतलब होता है टोटल, जो पूरा का पूरा। जैसे कि आपका जाइगोट है, जाइगोट ऐसी चीज है, आपको पता है जाइगोट एक ऐसी सेल है जो आपको पूरा बना के तैयार कर देती है। भाई आपको पता है एग है, और एग के साथ एक स्पर्म की बाइंडिंग हुई, जाइगोट बना, और ये जाइगोट अकेली ऐसी सेल है जो आपको पूरा बना सकती है, मतलब आपकी बॉडी की जितनी सेल है वो सब बना सकती है। तो जाइगोट को मैं क्या कहूंगी, टोटीपोटेंट सेल बोलूंगी, एक ऐसी सेल जो सब कुछ बना सकती है। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, ये जो आपका हाइड्रा है इसको हम हाइड्रा बोलते हैं। ठीक है। ये जो हाइड्रा आप देख रहे हो, इसकी हर एक सेल, ईच इंडिविजुअल सेल टोटीपोटेंट है। एक बार देखा गया, साइंटिस्ट ने देखा कि जब इस हाइड्रा के 40 टुकड़े करे गए, इसके 40 टुकड़े करे गए इतने से हाइड्रा के, उसे 40 हाइड्रा बन के तैयार हो गए। तो इसीलिए बोला जाता है इसकी तो हर एक सेल क्या है, टोटीपोटेंट है। आगे देखिए मैमल्स की अगर हम बात करें, तो मैमल्स में जो फर्टिलाइज्ड एग है मतलब कि जाइगोट, और साथ के साथ उसके बाद मान लो जाइगोट से 4 सेल बन गई, फिर 4 से 8 सेल बन गई। तो ये जो स्टार्टिंग की 4 से 8 सेल स्टेज होती है, ये भी क्या होती है, टोटीपोटेंट होती है।
जाइगोट के साथ साथ जो शुरुआती इनिशियल जो 4 to 8 सेल स्टेज होती है एम्ब्रियो की, वो भी क्या होती है, टोटीपोटेंट होती है। मतलब कि ये सब बना सकते हैं। जो एम्ब्रियोनिक लीनिएज है, मतलब आपका जो पूरा बॉडी है, जो आपकी जर्म सेल्स है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया या फिर oogonia, और जितनी भी सेल है, इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक चीजें होती हैं, जैसे कि प्लेसेंटा हो गया, एमनियन हो गया, यॉर्क सैक हो गया, एलांटॉइस हो गया, ये सब भी एक जाइगोट या फिर जो इनिशियल 4 to 8 सेल्स है, वो ये सब बना के तैयार कर सकती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, टोटी पोटेंट। लेकिन अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे जब आप 8 सेल को क्रॉस करोगे, तो 8 सेल के बाद आपकी 16 सेल स्टेज, ठीक है, या फिर जितनी भी जो इसके नेक्स्ट वाली स्टेज आएगी, वहां पर अब आप क्या देखोगे, जो मेमेलियन एम्ब्रियो है, धीरे धीरे अब इसमें एक आउटर लेयर बननी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, इस एम्ब्रियो में अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये एक आउटर लेयर बन के यहाँ पर तैयार हो रही है। इस आउटर लेयर को क्या बोला जाता है, ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस आउटर लेयर को, ट्रोफोब्लास्ट, जो कि आगे चल के प्लेसेंटा बनाएगी, आपको पता है। और दूसरा यहाँ पर क्या मिलता है आपको, ये कुछ इनर सेल मास, ये रही हैं आपकी कुछ सेल्स जो आपको दिख रही है, ये इतनी सारी 12 से 13 सेल्स, इन्हें क्या बोला जाता है, इनर सेल मास। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप 16 सेल स्टेज की तरफ बढ़ोगे या 32 सेल स्टेज की तरफ बढ़ोगे, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहां पर आपको बाहर एक लेयर मिलेगी ट्रोफोब्लास्ट की, अंदर कुछ सेल्स मिलेंगी जिन्हें हम इनर सेल मास बोलते हैं, और ये जो खाली एरिया है इसे बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। एक तरीके की कैविटी है, खाली जगह, ठीक है। तो ये जो आप इनर सेल मास देख रहे हो, देखो ये तो प्लेसेंटा बनाएगी, ये तो आपको पता है प्लेसेंटा के थ्रू तो क्या होता है, बच्चा अपनी माँ से जुड़ा होता है, इसका बच्चे की बॉडी में कोई काम नहीं है। लेकिन अब जितना भी प्लेसेंटा को हटा के जितनी भी चीजें हैं, वो कौन बनाता है, इनर सेल मास। तो इनर सेल मास की जो सेल्स है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्लूरीपोटेंट। ठीक है, टोटी का मतलब तो था टोटल, जाइगोट प्लेसेंटा भी बना रहा था, उसके अलावा भी जितना कुछ था वो भी बना रहा था। लेकिन अब इनर सेल मास प्लेसेंटा नहीं बना सकता है। प्लेसेंटा को छोड़ के एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट, जितनी भी सेल होती हैं आपकी बॉडी में, वो सब कुछ यहाँ पर ये इनर सेल मास बना के तैयार कर सकती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरीपोटेंट बोलते हैं। ठीक है, ये देखा गया कि जब इन्हें इनर सेल मास को रिमूव किया गया एम्ब्रियो से और लेबोरेटरी में भी कल्चर किया गया, तो भी इन्होंने क्या कर दिया, एक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का एक पॉपुलेशन यहाँ पर बनाकर तैयार कर दी। ठीक है, याद रखिएगा जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है ना, उनको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्लूरिपोटेंट इनर सेल मास अब तो है नहीं आपकी बॉडी में। भाई जब आप एक एडल्ट हो तो क्या आपके अब आपकी बॉडी में किसी तरीके का इनर सेल मास है, नहीं। वो एम्ब्रियो के टाइम पे ही पाया जाता है, जब आप एम्ब्रियो की फॉर्म में थे अपनी माँ की पेट में। तो इसीलिए इसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे जो सेल की पॉपुलेशन है, वो जर्म लेयर्स में एक्सपेंड करेगी। आपको पता है अब धीरे धीरे अब गैस्ट्रोलाइज स्टेज आएगी। गैस्ट्रोलाइज स्टेज में क्या होगा, जर्म लेयर्स बनेगी, एक्टो, एंडो, मीजो, ये 3 जर्म लेयर्स बन के आपकी तैयार होंगी। तो अब धीरे धीरे जो स्टेम सेल्स हैं, वो क्या होती चली जाएंगी, मल्टी पोटेंट होती चली जाएंगी। भाई अब उन सेल्स के बस का ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे, या फिर वो एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट सब कुछ बना दे, अब इतना ज्यादा उनके बस की नहीं है। अब उनकी स्पेसिफिसिटी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये अब कुछ कुछ ही सेल टाइप्स को अब ये क्या कर सकते हैं, जो स्टेम सेल्स है वो जनरेट कर सकते हैं विद रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिसिटी फॉर द टिश्यू इन विच दे रिसाइड। भाई ये जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स है, जिन भी टिश्यूज में ये रह रही हैं, जहां भी ये रिसाइड करती हैं, तो धीरे धीरे अब ये क्या हो जाएंगी, रेस्ट्रिक्टेड, उतना ही टिश्यू टाइप्स ये बना पाएंगी, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, मल्टी का मतलब मल्टीपल चीज है, लेकिन ऐसा नहीं कि जितनी पोटेंसी प्लूरी के पास है या टोटी के पास है, उतना अब ये नहीं बना सकते। ठीक है, तो ज्यादातर जो आपका मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होता है, उनको हम एडल्ट स्टेम सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि आज की डेट में भी जब आप एक एडल्ट हो, आपकी बॉडी में काफी टाइप की मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। ठीक है, आगे देखिए,
मल्टीपोटेंट की अगर हम बात करें, एम्ब्रियोनिक गट से लेके जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, न्यूरल ट्यूब से लेके जो आपका ब्रेन है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कहीं ना कहीं क्रिटिकल रोल्स प्ले करती हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। आपकी बॉडी में जो इतने टाइप के ऑर्गन्स बन रहे हैं, कौन बना रहे हैं? ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बनाती हैं। ठीक है ना? ये जो आपके एडल्ट टिश्यूज हैं, इनमें जो अगर रीजनरेशन की प्रोसेस भी होती है, रीजनरेशन मतलब दोबारा बनाना, जैसे कि आपको पता है, अगर मान लो कोई इंसान है बहुत ज्यादा ड्रिंक वगैरह करता है, उसका लिवर हार्म होता रहता है, लेकिन लिवर सेल वापस से रीजनरेट भी होती रहती है, बनती भी रहती है। तो वो कौन करता है? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स ही वो काम करती हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से भाई जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं वो ऑर्गन्स बना रही हैं आपकी बॉडी के, साथ के साथ एडल्ट टिश्यूज को रीजनरेट करने का भी काम करती हैं। और ये देखा गया है कि जो ज्यादातर आपके जो एडल्ट ऑर्गन्स हैं, उनमें आपको एडल्ट स्टेम सेल्स देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, और वो ज्यादातर क्या होती है? मल्टीपोटेंट ही होती हैं। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का आपने नाम सुना होगा, HPC जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, इनका काम क्या है? ब्लड की जितनी भी सेल होती हैं वो ये सब बना लेती हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये है आपकी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, कुछ ऐसी नजर आती हैं ये। ठीक है? और ये देखो, एक हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल लिम्फो आपका ये सब बना सकती है, नेचुरल किलर सेल भी बना सकती है, टी लिम्फोसाइट, डी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल। तो एक अकेली हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से 10 टाइप की जो आपके ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स हैं, तो यही बनाती है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है? इसीलिए इनको हम मल्टीपोटेंट बोलते हैं। इसके अलावा देखने को मिलता है एपिडर्मिस में भी एडल्ट स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, आपके ब्रेन में भी कुछ एडल्ट स्टेम सेल्स पाई जाती है, मसल्स में, टीथ में, गट में, लंग्स में, और अदर लोकेशंस पे भी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स देखने को मिलती है। ठीक है जी? चलिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं जहां से क्वेश्चन आना बिल्कुल कंपलसरी है, आएगा। देखिए, जब एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल डिवाइड करती है, मान लीजिए एसिमेट्रिकली, एसिमेट्रिकली मतलब कि एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल ने डिवाइड किया, तो एक तो वापस अपने जैसी स्टेम सेल बना दी, और एक कमिटेड स्टेम सेल बनाकर तैयार कर दी। भाई एक और सेल क्या बनाई इसने? कमिटेड सेल बनाकर यहाँ पर तैयार कर दी। तो जब भी एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल एसिमेट्रिकली डिवाइड करेगी, its maturing daughter cell often goes through a transition stage। तो इसकी जो मैच्योर होती हुई डॉटर सेल है, ठीक है, ये जो कमिटेड स्टेम सेल टाइप का बनाया है, धीरे धीरे ये आगे और मैच्योर हो रही है। तो यहाँ बीच में आपको एक ट्रांजिशन स्टेज देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोजेनाइटर या फिर ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल भी बोलते हैं। जैसे मैंने कहा भाई, ये तो एक हिमेटोपोइटिक या मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। अब इस मल्टीपोटेंट स्टेम सेल ने डिवाइड किया तो एक कमिटेड सेल बनाई। अब ये कमिटेड सेल भी जब मैच्योर हो रही होगी, अपने मैच्योरेशन के दौरान बीच में ये एक स्टेज से होते हुए निकलेगी। इस स्टेज को बोला जाता है प्रोजेनाइटर सेल या फिर ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? डिफरेंशिएटेड सेल आपको मिलेगी, चाहे आपको न्यूरॉन मिल जाए, चाहे कुछ भी। तो बीच में आपको एक स्टेज देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड प्रोजेनाइटर और ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल। प्रोजेनाइटर सेल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ अनलिमिटेड सेल्फ रिन्यूएबल। अब आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो प्रोजेनाइटर सेल्स होती है ना, इनके बस का इतना नहीं है कि ये हद से ज्यादा जो है स्टेम सेल्स बना सकती हैं, अनलिमिटेड ये यहाँ पर खुद को सेल्फ रिन्यू कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? भाई देखिए, एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल तो खुद को अनलिमिटेड खुद को रिन्यू कर सकती है, बार बार खुद को बनाती रहे बनाती रहे। ये जो कमिटेड स्टेम सेल बीच में है, ये भी खुद को रिन्यू कर सकती है। लेकिन एक जो प्रोजेनाइटर सेल है, इसके पास अनलिमिटेड सेल्फ रिन्यूएबल की कैपेसिटी नहीं होती। दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड ओनली अ फ्यू टाइम्स बिफोर डिफरेंशिएटिंग। ये कुछ फ्यू टाइम्स के लिए, मान लो 4 से 5 बार के लिए या 3 से 4 बार के लिए ही डिवाइड कर सकती हैं, और अपने जैसी और प्रोजेनाइटर सेल बना सकती हैं। ठीक है? तो इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? प्रोजेनाइटर सेल्स भी खूब सारी मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ देखिए आप, ये थी आपकी एक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जब ये डिवाइड करी तो इसने क्या बनाया?
माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल। अब समझ में आया प्रोजेनाइटर सेल का मतलब क्या है? प्रोजेनाइटर सेल एक बीच में होने वाली एक ट्रांजिशन स्टेज है, बीच में आने वाली, और इसके पास अनलिमिटेड सेल्फ रिन्यूएबल की कैपेबिलिटी नहीं होती। ये कुछ टाइम ही 2 से 3 या 3 से 4 बार ही खुद को सेल्फ रिन्यू कर सकती है। इससे फायदा क्या होगा कि जो प्रोजेनाइटर सेल्स हैं इनका भी पूल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर सिर्फ ऐसा होता कि भाई ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, इसने माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल बनाई और फिर इस एक माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल ने सीधे जाके मान लीजिए ये मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो गई, इतना ही तो हो पाता। लेकिन अब देखो क्योंकि ये माइलॉइड भी खुद को और बना पा रही है, खुद को 3 से 4 बार और तैयार कर पा रही है, तो हो सकता है अब अगली जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल बने वो यूसिनोफिल में कन्वर्ट हो जाए, एक और जो बनी है वो बेसोफिल में कन्वर्ट हो जाए। तो इससे कहीं ना कहीं जो प्रोजेनाइटर सेल्स का भी पूल है वो और बढ़ गया ना, एम्पलीफाई हो गया ना, तो इसमें ये चीज मदद करती है। ठीक है, तो एज एन एग्जाम्पल आप देखो जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो ब्लड और लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल जनरेट करती हैं, जो कि आगे चल के डिफरेंट सेल टाइप्स में बदलते हैं। जैसे कि लिम्फोइड आपको पता है न्यूट्रोफिल बनाएगी, ठीक है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब बनाने का काम करते हैं ये प्रोजेनाइटर सेल्स। ठीक है, चलिए लास्ट अब हमारा चला आता है यूनिपोटेंट। अब यूनिपोटेंट का मतलब यूनि से आपको समझ में आ रहा होगा सिंगल। भाई ये एक ऐसी स्टेम सेल है जो कोई एक ही टाइप की चीज आगे चल के बना सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया एक ऐसी स्टेम सेल है जो आगे चल के सिर्फ स्पर्म ही बना सकती है और कुछ नहीं। ऊगोनिया एक ऐसी स्टेम सेल है जो आगे चल के सिर्फ क्या बनाएगी, एग बनाएगी। तो आप बोलोगे फायदा क्या हुआ जब एक ही चीज बनानी है? फिर फायदा ये हुआ कि हद से ज्यादा स्पर्म मिल जाएंगे ना। मान लीजिए ये एक स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल है, तो ये बार बार वापस से एक स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी और एक स्पर्म बनाएगी, फिर ये दोबारा से एक स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी, एक स्पर्म बनाएगी। तभी तो आपकी बॉडी में आप देख रहे हो एक फीमेल कितने सारे हर महीने एक एग बना पा रही है। अगर नहीं होती ऐसी स्टेम सेल तो क्या आप हर महीने एक एग बना पाते? नहीं। भाई एक मेल को आप देखिए एक बार के इजैक्यूलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को रिलीज कर रहा है, तो अगर ये स्पर्मेटोगोनिया नहीं होते तो क्या मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज हो पाते? नहीं। भाई ये जो स्टेम सेल है इनकी वजह से ही तो इतने इतने मिलियंस में स्पर्म रिलीज हो रहे हैं या फिर इतने एग्स बन पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कुछ एडल्ट स्टेम सेल्स जो होती हैं इस समय आपकी बॉडी में, कुछ जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं उन्हें हम यूनिपोटेंट बोलते हैं, क्योंकि उनका फंक्शन क्या है कि वो सिर्फ एक सिंगल ओनली वन सेल टाइप में ही वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia। तो टोटीपोटेंट का कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो आप कहेंगे जाइगोट। बट एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइगोट को आप एक टोटीपोटेंट सेल बोलिएगा हमेशा, कि वो टोटीपोटेंट है, बट उसे एक स्टेम सेल मत कहिएगा। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी ये मानते हैं कि वो एक स्टेम सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई स्टेम सेल का काम क्या होता है, अपने जैसे और भी बनाना, अपने आप को ही रिक्रिएट करना। तो आप सोच के देखिए, मान लीजिए ये जाइगोट है और ये खुद को ही वापस से बना दे, तो एक माँ कितने बच्चे पैदा करेगी एक बार में? सोच के देखिए आप। तो जाइगोट में ये वाली कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपने ही जैसे और बना पाता है। नहीं नहीं नहीं, ये सेल्फ रिन्यू वाली कैपेबिलिटी नहीं है जाइगोट के पास, तो इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट इसको स्टेम सेल नहीं बोलते हैं, इसको एक यूनिक टाइप की प्रिकर्सर सेल बोला जाता है, जो कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना के तैयार कर सकती है। तो अगर कहीं आपको दिखे कि जाइगोट इज अ टोटीपोटेंट स्टेम सेल, वो बात गलत है। वो एक टोटीपोटेंट सेल है बट वो एक स्टेम सेल नहीं है। क्लियर है? तो एक ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। तो यहाँ पर अब हमारा ये टोटीपोटेंसी सॉरी पोटेंसी वाला कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होता है, और साथ में रेगुलेशन को भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्लास रखेंगे। ठीक है, स्टेम सेल के बाद हम सेल स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि सेल किस तरीके से अपना फंक्शन गेन करती है। भाई डिफरेंशिएशन तो एक वर्ड है, लेकिन क्या सीधा डिफरेंशिएशन हो जाता है? एक सेल सीधा स्टेम सेल से डिफरेंशिएट होके फंक्शन गेन कर लेती है? नहीं, बीच में बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।